जब तुम्हारे ऊपर तुम्हें लगती तो चोट है, बाकी का मजाक है। कैंसर मुझे हुआ, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम मुझे हुई, हमारी न्यूरो की प्रॉब्लम मुझे हुई, सिर में आंख से लेके ब्रेन तक बस मुझे पड़ा। और जिसके डैमेज, जितना बॉडी हमारी डैमेज हुई है, उसका पूरा कारण कांग्रेस के सरकार की प्रताड़नाएं हैं, एटीएस की प्रताड़नाएं हैं। हमारे ध्वज जो लगता है, धर्म ध्वजा होती है, भगवा होती है, इस रंग को आतंकवाद कह देना, ये हमारे लिए असहनीय है। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 2 दशक से इस देश में भगवा आतंक का शोर चल रहा था। आज इस देश की अदालत के फैसले से साबित हुआ कि ये सब बकवास था, झूठ था, फरेब था। इसके पीछे वोट बैंक वाली गंदी राजनीति थी। दर्शकों, 2008 में मालेगांव बम धमाका मामले में आज एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। ये तस्वीर ठीक उस वक्त की है जब फैसला सुनाया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का परिवार एक दूसरे को मिठाई खिला रहा है। बाकी बरी किए गए लोग भी खुशी से झूम उठे। देखिए, ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, बरी हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित भी बरी हो गए। रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी सब भी 7 बरी हो गए। तो सवाल उठता है कि मालेगांव में धमाका किया किसने? 6 लीगल साबित ही नहीं हुआ। बम, आरडीएक्स और फिंगरप्रिंट्स का कोई सबूत नहीं मिला। बम मोटरसाइकिल में रखा था, इस बात का कोई सबूत नहीं। बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, यह भी सिद्ध नहीं हो पाया। यह भी साबित नहीं हो सका कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने बम बनाया था। दोष साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए, वो नहीं मिले और इस बात को आज कोर्ट ने भी दोहराया। साथ ही कोर्ट ने फैसले में बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। 2008 के दौरान इस देश में ताबड़तोड़ आतंकी हमले हो रहे थे। आज की पीढ़ी को ना मालूम हो शायद, लेकिन बात बहुत पुरानी नहीं है। जब सड़क पर लावारिस अटैची से दहशत होती थी, बसों, प्लेटफॉर्म्स पर अनाउंसमेंट होता था कि लावारिस वस्तु बम हो सकता है। लोग घर से निकलते थे तो राम राम करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। जब घर वापस आते थे तो परिवार वाले गहरी सांस लेकर ईश्वर को धन्यवाद कहते थे। ये फैक्ट है जिसे इस देश ने करीब 1 दशक को देखा। 2005 में श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फटा। 2005 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए। 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। 2006 में ही बनारस के संकट मोचन मंदिर में धमाका हुआ। 2007 में गोरखपुर, लखनऊ और अयोध्या में सिलसिलेवार धमाके हुए। उसके बाद अजमेर में बम ब्लास्ट हुआ। उसके बाद मुंबई में 26/11 आतंकी हमला हुआ। सवाल ये उठा कि भाई, ये हर दूसरे दिन धमाके क्यों हो रहे हैं? कौन देश में बम ब्लास्ट कर रहा है? कभी कोई रिजाए भटकल, कभी कोई लश्कर, कभी जैश, कभी इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आता। सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होने लगा। फिर एक नई थ्योरी आई जिसने चारों तरफ सनसनी मचा दी। वो थ्योरी थी हिंदू आतंकवाद। मालेगांव ब्लास्ट के बाद यह थ्योरी मनमोहन सोनिया की यूपीए सरकार ने देश के सामने रखी। तब के गृह मंत्री ने इस थ्योरी को टॉस किया। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि भगवा आतंक की थ्योरी फेल, क्या देश से माफी मांगेगी कांग्रेस? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। मालेगांव
ब्लास्ट के बाद 12 लोगों को भगवा आतंकवाद के नाम पर पकड़ा गया। इनमें 5 तो शुरुआती जांच में ही बरी हो गए, जबकि बचे 7 आरोपियों को आज 17 साल बाद इंसाफ मिला। कोर्ट से बरी होने के बाद रिएक्शन क्या था वो आप खुद देखिए। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते, ठीक है। तो देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है, ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय हिंद। अभी मैंने 3 साल पहले संन्यास ले लिया। हमारा घर छूट गया, परिवार छूट गया, माता पिता छूट गए, भाई छूट गए, घर छूट गया। समाज से हमारे कलंकित नाम आया आतंकवाद करके, हम कहीं भी जा नहीं पा रहे। उसकी भरपाई कौन करेगा, बड़ा प्रश्न है। मैं फिर बोलता हूँ, ये फैसला है, न्याय नहीं है। हमारा जिंदगी का 17 साल बर्बाद हुआ, तो आज इस मुकदमे के लिए जो भी निर्णय आया है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार तत्कालीन कांग्रेस का नेतृत्व, शरद पवार, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, शकील अहमद पटेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यह लोग हैं। आरोप सीधे कांग्रेस पर है। अगस्त 2010 में पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि भारत में हाल के धमाकों में भगवा आतंकवाद की भूमिका रही। जनवरी 2013 में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी आरएसएस को भगवा आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। सितंबर 2013 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा था कि हर हिंदू आतंकवादी संघी क्यों होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि उन बयानों को आपको सुना भी दूं ताकि याद ताजा हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. My advice to you is that we must remain ever vigilant and continue to build at the central and state levels our capacity in counter-terrorism. संघ के लोग बोलते थे कि ये तो बात सही है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान क्यों होते हैं। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, हम ये तो हमारा नारा हो गया है। हम उनसे पूछते हैं कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है, ये हमें बता दो। देश में झूठा नैरेटिव फैलाया गया और हिंदू विरोधी इकोसिस्टम पर यह आरोप है कि उसने इसे दुनिया भर में भी फैलाया। बीजेपी कह रही है आज तो हिम्मत दिखाओ, हिंदुओं के सामने आकर माफी मांगो। अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ के उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उन पे भी मतलब कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए। विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान देश की संसद में पहलगाम के पीड़ित को लेकर बहुत खींचतान हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीड़ित को हिंदू की जगह भारतीय कहा। सही है, पर हिंदू में इतना परहेज?
बीजेपी के कुछ सांसदों ने हिंदू हिंदू की रट भी लगाई। आगे गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आज फैसला आया, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बोगस साबित हुई। लेकिन ओवैसी साहब जो कल तक मुंबई ब्लास्ट पर मुस्लिम पीड़ित का कार्ड खेलते रहे, आज के फैसले पर वो डबल स्टैंडर्ड पर नजर आए। सुनिए। क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। देखिए छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को, आपको एक ही रट लगा हुआ है। नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, एक बात सुनिए। अच्छा, तो इसका मतलब आप हेमंत करके गाली दे रहे हैं? बोलिए खोल के आप लोग। कोर्ट क्या करेंगे? जो एएनआई निर्णय देगी कोर्ट वही ना करेंगे। कह रहे एविडेंस पूरी तरह, वही तो एविडेंस कौन देता है? एविडेंस एएनआई देता है। एएनआई किसका है? भारत सरकार का। भारत सरकार ने प्रूफ नहीं दिया, बरी करवा दिया। भारत सरकार ने बरी करवा। मालेगांव में कोर्ट का फैसला और अपीलेबल है और इसका अपील आवश्यक होगा। लेकिन हिंदू आतंकवाद का जो आरोप लगा था, कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं दिग्विजय जी। अब तो आपको लगता है सब कुछ पुराना भूल गया है, इसलिए आज सवाल पब्लिक पूछेगी और सवाल राहुल से भी पूछेगी, अखिलेश से भी पूछेगी। कौन भाग गया, किसने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। तो मालेगांव पे आपको लगता है जॉब पे भी असर, सर आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू पड़ेगा? Look, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy. सर कल अमित शाह ने हिंदू टेररिज्म को लेकर के हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता, और आज जैसे कोर्ट का फैसला है। देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। जो बात आप समझ रहे हो वही मैं समझ रहा हूँ। जो आप कहना नहीं चाहते वो मैं नहीं कह रहा। इतनी सी बात है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं खबरें दबाने के लिए खबरें आ रही हों। ऐसे में पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल नंबर 1, 17 साल बाद हिंदू आतंकवाद वाला दाग धुला ओवैसी पप्पू क्यों इतने आग बबूला? भगवा आतंक की थ्योरी कोर्ट में झूठी साबित, क्या देश से माफी मांगेगी कांग्रेस? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर भगवा आतंक की थ्योरी यूपीए सरकार में तुष्टीकरण के लिए की गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी एक एक कर बरी, फिर ब्लास्ट किया किसने? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, विष्णु शंकर जैन, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वारिस पठान जी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता है, प्रोफेसर अनवर पाशा आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी वारिस पठान जी, 17 साल बाद जब न्याय हुआ तो ओवैसी जी को दर्द हो गई कि अरे भाई 6 लोगों को मारा क्यों? ये सवाल तो जायज है, लेकिन कुछ ही दिन पहले कह रहे थे कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट में बरी हुए, 17 साल उन्होंने भी झेला था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दोहरे मापदंड क्यों? देखिए नविका जी, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में 6 नमाजियों की जान चली गई थी, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। और आज एनआईए की मुंबई की जो स्पेशल कोर्ट थी उसने तमाम 7 आरोपी जो उसमें मुब्तला थे उनको बरी कर दिया, ये बोल के कि एनआईए प्रूव नहीं कर सका, एविडेंस नहीं ला सका। उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह थी, कर्नल पुरोहित था, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन था एटीएस के पास, तब भी आया था कि भाई वो जो मोटरसाइकिल जिससे बम धमाका हुआ था, जिसमें आरडीएक्स के ट्रेसेस पाए गए थे, वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर था। अब बात देखने वाली ये है कि अगर 6 लोगों की जान तो चले गई,
बम ब्लास्ट के अंदर ये लोग मरे, मोटरसाइकिल से ब्लास्ट हुआ था, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। तो क्या बम आसमान से गिरा था, बम जमीन से निकला था? तो ये जो लोग गिल्टी थे जो भी कोर्ट ने फैसला किया उसके खिलाफ अभी कानून कार्रवाई होगा। मेरा सवाल ये है सबसे अहम कि जब आज से 15-20 दिन पहले मुंबई ट्रेन धमाके के अंदर 12 बेगुनाह बेकसूर आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि उनका एविडेंस नहीं लगता है, जो 18 साल से जेल में थे। जैसा उनको बरी कर दिया, महाराष्ट्र सरकार लाइटनिंग स्पीड से सुप्रीम कोर्ट में चले गई, अपील फाइल करा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब इनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है, जो बेल पर है। तो सवाल नंबर 2 ये बनता है, महत्वपूर्ण सवाल, कि महाराष्ट्र की सरकार इसी तेजी से, इसी लाइटनिंग स्पीड से क्या इस एक्विटल को भी अपील फाइल करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है। हम सब चाहते हैं कि आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो, पूरी तरह से खात्मा हो, तो इस जजमेंट को भी वहां पे जाके फाइल करना चाहिए अपील। बात नंबर 3 अहम, इसकी जो मुख्य आरोपी थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बीजेपी की एमपी भी बन गई, उन्होंने हमारे शहीद जवान हेमंत करकरे, जिनको 26/11 के हमले में आतंकवादियों ने गोली से मार दिया था, ये जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, यही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि मैंने इनको शराब दिया है। बात नंबर 3, इस केस की पब्लिक प्रोसिक्यूटर रही रोहिणी सेलियन ने 2015 में एफिडेविट फाइल किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस केस के लिए एनआईए ने कहा था, प्रेशराइज किया था कि आप स्लो चले जाइए इस केस के ऊपर। तो 2014 से तो भाजपा की सरकार सत्ता में, एनआईए तो इनके अंडर के अंदर आता था, तो स्लो क्यों जाने की बात करी? तो ये तमाम जो चीजें आपके सामने आज आ रही है नविका जी, वो दर्शाता है कि कौन ये 6 लोगों का कातिल कौन। और इसके पहले ब्लास्ट हुआ, लोग छूट रहे, उसके पहले ब्लास्ट हुआ, समझौता एक्सप्रेस छूट गए, मालेगांव में 2006 में हुआ, 2008 में हुआ। तो ये तमाम चीजों की अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको अटपटा नहीं लगा? वारिस पठान कहते हैं कि 6 नमाजी मारे गए मालेगांव के ब्लास्ट में, तो फिर मुंबई के ब्लास्ट में जो 200 लोग थे, उनके धर्म की बात क्यों नहीं हुई? उनके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? क्या यही है तुष्टिकरण और सेक्युलरिज्म की राजनीति? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। नहीं, वारिस भाई, अब आप रुक जाइए। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुनना पड़ेगा, सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। सुधांशु जी। देखिए नाविका जी, पहले मैं इस विषय का राजनैतिक, सामाजिक और वैधानिक तीनों जवाब देता हूं। जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाया गया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिस ढंग से हिंदुओं को आतंकवादी कहे जाने की बात न्यायालय से झूठी साबित होने के बाद भी उससे बचते फिरे, इसके लिए जितने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोषी हैं, उससे ज्यादा गंभीरता से विचार करने का प्रश्न हिंदू समाज के लिए है। क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पूरे हिंदू समाज को कलंकित करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश करने की बात करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बातें करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हिंदू धर्म ग्रंथों को तोड़कर भी, उनको पूर्ण विश्वास है कि हिंदुओं को उत्तर दक्षिण में बांटकर, हिंदी मराठी में बांटकर, तमिल हिंदी में बांटकर, जात बिरादरी में बांटकर वोट तो मिल ही जाएगा। जिसके लिए अगर हिंदुओं को आतंकवादी, कोरोना वायरस और HIV कुछ भी कहना पड़े तो तैयार है, तो यह हिंदू समाज के लिए बहुत सोचने का विषय है, गंभीरता का विषय है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इन चीजों को मैं कहता हूं लाखों दर्शकों को गौर से देना चाहिए। अब मैं सामाजिक उत्तर देता हूं। बड़ा दर्द हो रहा था वारिस पठान साहब को कि नमाजी मारे गए। ठीक है, मालेगांव की मस्जिद को लेकर आपके दिल में हो सकता है कि भाई आपको लगता है इन लोगों ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये रावलपिंडी और पेशावर की मस्जिदों में जो धमाके होकर नमाजी मार दिए जाते हैं, ये जकोबाबाद और जलालाबाद की मस्जिदों में जो मार दिए जाते हैं, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात की मस्जिदों में जो मार दिए जाते हैं, ये सीरिया और इराक की मस्जिदों में जो धमाके हो जाते हैं, और मुसलमानों की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पाक मस्जिद, मुकद्दस मस्जिद कश्मीर की हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ माना जाता है, वहां आतंकवादी आके कब्जा कर लेते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद मक्का में 20 नवंबर 1979
9 को आतंकवादी कब्जा कर लेते हैं, 15 दिन आतंकवादियों के कब्जे में रहती है, बड़ी कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, मक्का की मुकद्दस मस्जिद का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। मेरे भाई, उन नमाजियों की जान जहमत में कौन डालता है? कैसे तिनके की ओट में पहाड़ छुपाया जाता है, वो इनसे देखिए। अब तीसरी बात का टेक्निकल जवाब देता हूं। अच्छा, ये 2008 सितंबर का केस है। 16 मई 2014 को निर्णय आया चुनाव का। 6 साल ये लोग चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए, क्योंकि केस झूठा था तो कोई चार्जेस थे ही नहीं। सोचिए कैसा विचित्र बात है कि 6 साल तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर रखा। 2008 में एक नहीं 3-3, 4-4 बार नार्को टेस्ट हुआ। नार्को टेस्ट लगातार कुछ नहीं दिखा पाया। उस समय जब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आडवाणी जी, दोनों ने इस पर सवाल उठाए कि 3-3, 4-4 बार नार्को टेस्ट क्यों हो रहा है। ऐसे एब्सर्ड जवाब दिए गए कि साहब शायद वो योग जानती हैं, इसलिए माइंड को कंट्रोल कर लेती है, इसलिए नहीं मिल रहा। इस ढंग के बकवास के जवाब। और वारिद पठान साहब, आपने कहा शहीद हेमंत करकरे की बात, तो शहीद हेमंत करकरे की शहादत का मजाक तो आपके जैसे नेताओं ने उड़ाया। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने, जिन्होंने कहा कि शहीद हेमंत करकरे ने मुझे फला चीज बताई थी कि ऐसे ऐसे हिंदू आतंकवाद हो रहा है। भाई साहब, अगर वो जीवित रह जाते तो उनकी नौकरी में बात आ जाती कि एनआईए का कोई ऑफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जांच की बात कैसे शेयर कर रहा है जो सरकार का हिस्सा ही नहीं है। सोचिए कितना खतरनाक काम आप कर रहे थे। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान की बात, क्या विचित्र बात है। असीमानंद केस में जो समझौता एक्सप्रेस केस था, पूरी दुनिया मानती हो पाकिस्तान ने कराया, भारत की एजेंसी भी मान नहीं थी, पाकिस्तान ने कराया अचानक। और अमेरिका की एजेंसी में आज भी वो पाकिस्तान का ही केस है। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया ने अमेरिकी जांच एजेंसियों के सामने दिए गए अपने बयान में कहा है कि जो हमने पैसा दिया था वो इन लोगों ने एक ट्रेन के धमाके में बर्बाद कर दिया। मगर सुनिए नाविका जी, अचानक यू टर्न होता है। किस आधार पर? असीमानंद के एक बयान के आधार पर। असीमानंद का बयान क्या, मजिस्ट्रेट के सामने छोड़िए, पुलिस के सामने दिया गया बयान नहीं। तिहाड़ जेल में एक मैगजीन वाले जाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। अरे इस पे तो तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को टर्मिनेट हो जाना चाहिए कि जो व्यक्ति जेल में बंद है उसका इंटरव्यू कैसे हो गया। और जो कभी अदालत एडमिसिबल नहीं मानती, एजेंसियों ने क्या किया, उस इंटरव्यू को एडमिसिबल मान लिया और कहा इसका मतलब हो गया सीमानंद ने स्वीकार कर लिया। तो रोहिणी सालियान क्या कहती है, जब सीमानंद ने स्वीकार कर लिया तो सारे मुस्लिम आरोपियों को बरी कर देना चाहिए। भाई ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नजर में हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया? एक एक अपराधी है। और दूसरी बात, अगर नैतिकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सरकार बदलने के साथ ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात यह थी, रोहिणी सालियान का पब्लिकली दिया गया बयान है, द हिंदू जैसे अखबार में भी छपा, मैं द हिंदू कोट कर रहा हूं, जो इन लोगों का बड़ा खास है, कि वो ये कह रही है कि इनोसेंट मुस्लिम फंसाए जा रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नजर में हिंदू मुस्लिम कहां से आ रहा है? वारिद पठान साहब, कोनो बात हवा में नहीं बोली है, आए बाएं साएं मत बोलिएगा। और लास्ट में मैं कह दूं, नाविका जी, जो आपने बयान दिखाया ना 25 अगस्त 2010 को चिदंबरम साहब का, ये इन्होंने दिया कहां था? डायरेक्टर जनरल पुलिस के नेशनल कॉन्फ्रेंस में। यानी पूरे भारत के सारे राज्यों के डीजी पुलिस और सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी पुलिस को गृह मंत्री इस ढंग की एब्सर्ड, इलॉजिकल और बकवास बात कह रहा है। और जो इन्होंने बोला था सुशील कुमार शिंदे ने, ये जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में बोला, और उसके बाद जब संसद के पटल के ऊपर ये हमारी सुषमा स्वराज जी ने कहा कि ये गृह मंत्री भारत सरकार का बयान है, वो सदन के पटल पे रखे कि कहां कहां आरएसएस आतंकवादी हमले कर रहा है। तो जानते हैं, ये गृह मंत्री ने कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं, मैंने ऐसे ही दे दिया। और ये वही गृह मंत्री है जिन्होंने कहा था कि मैं जब कश्मीर जाता था, गृह मंत्री था, मैं क्या बताऊं, मेरे तो पैर के नीचे धरती फट जाती थी। गजब लोग हैं साहब, गजब लोग हैं। मुझे लगता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म आज से नहीं, पिछले 20 साल से इनका एजेंडा है। बिल्कुल। और अनवर पाशा जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या यही है आपकी सेक्युलरिज्म? यही है आपकी सेक्युलरिज्म जहां भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र इस तरह रचा गया कि 17 साल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये पूरा षड्यंत्र चलता रहा? यह है आपका सेक्युलरिज्म? यह है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ आंदोलन? नाविका जी, सुधांशु जी को एक शेर सुनाना चाहता हूं। शेर व शायरी के बड़े शौकीन है।
उन्हीं का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, मुंसिफ कहते हैं जज को। उन्हीं का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें मालूम था कसूर हमारा ही निकलेगा। सुधांशु जी ने जजमेंट सुना दिया अपना कि बम ब्लास्ट किसने किया था। बगैर किसी अदालत, बगैर किसी सुनवाई, बगैर किसी पेशी के उन्होंने ये बोल दिया कि वहां किसने धमाका किया था। बल्कि सुधांशु जी को तो ये कहना चाहिए था कि ये जो मालेगांव मस्जिद में धमाका हुआ ही नहीं, ये पूरा केस ही फॉल्स था, ये पूरा केस ही फ्रॉड था। ये तो हिंदुओं को फंसाने के लिए ये सारे जाल जो है वो सारे ये खेल रचे गए थे, यही कहना चाहिए था। अब तो यही लग रहा है ना। सच था तभी तो 2000 रोनी सान्याल भी हिंदू मुखालिफ हैं, हिंदू विरोधी हैं, मुस्लिम परस्त हैं। करकरे भी हिंदू मुखालिफ हैं, हिंदू विरोधी हैं, मुस्लिम परस्त हैं। सारे के सारे कांग्रेस के लीडर्स हिंदू विरोधी हैं और मुस्लिम परस्त हैं। जरा सुधांशु जी ये बताएं कि उसी पीरियड में कितने मुस्लिम नौजवानों को जेल में डाला गया था? दिल पर हाथ रख के बताइएगा सुधांशु जी। हजारों, अनगिनत मुस्लिम नौजवानों को जगह जगह से पकड़ करके जेल में डाला गया था। उसी सरकार ने डाला था। यह हिंदू परस्ती है कि मुस्लिम परस्ती है? मुसलमानों ने यह तो नहीं कहा कि ये हिंदू परस्ती कर रहे हैं, हिंदुओं को अपीस कर रहे हैं। न्याय की एक प्रक्रिया होती है सुधांशु जी, और उस प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए ताकि न्यायालय में जनता का विश्वास बना रहे। ये सिस्टमेटिक फेलियर है। ये जो इस तरह से इनको छोड़ा गया है, 7 आरोपियों को जिस तरह से छोड़ा गया है, जिस तरह से बरी किया गया है, ये कंप्लीटली सिस्टमेटिक फेलियर है। और अगर इसी तरह से इंसाफ का निजाम चलता रहा तो जनता का विश्वास इस इंसाफ पर से उठ जाएगा, अदालत पर से उठ जाएगा। वाह वाह। इसलिए ये बात मैं कह, और सुन लीजिए नाविका जी, बहुत समय दिया आपने सुधांशु जी को। मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि अब देश में क्यों नहीं हो रहे हैं बम धमाके? बहुत होते थे उस जमाने बम धमाके। सारे जितने भी जो धांधली होती थी, जितने भी घोटाले होते, सब पहले ही होते थे। नहीं, खुल के बोलिए। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बोलिए। अब ये कौन है जो कर रहा था? मैं वही जानना चाहता हूं ना, ये कौन है जो कर रहा था? क्यों खामोश हो गया? ये मैं सवाल कर रहा हूं ना, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप बताइए कि कौन लोग कर रहे थे और कौन लोग अब नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? सुधांशु, इसका भी जवाब जनता जानना चाहती है। इशारे में आज अनवर पाशा जी क्या कह रहे हैं सुधांशु जी कि ये हिंदू ही थे जो तब भी आतंक फैला रहे थे और आज आपकी सरकार है इसलिए हिंदू नहीं कर रहे और ये केस गिर रहे हैं। जवाब दीजिए, क्योंकि इशारों में जो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सुधांशु जी, मुझे 5 सेकंड और दीजिए नाविका जी, बस खत्म करता हूं मैं। जो आतंकवाद जो है वो सिर्फ मुसलमानों का ही उस पर जागीर है, मुसलमानों का एक अधिकार है आतंकवाद पे। हिंदू तो बड़े भले मानुस और बड़े ही सबूत नहीं थे मेरे भाई, सबूत मेरे नहीं थे, तभी ये कोर्ट में बरी हो गए। लेकिन आपको इसमें भी कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है सुधांशु जी? अनवर पाशा जी जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो आखिरी लाइन इन्होंने बोली उसे समझना चाहिए कि केवल मुसलमानों का दोष है। नहीं साहब, मुसलमानों में यदि कोई बीमारी धर कर गई है तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि उस बीमारी का इलाज करें। आप भारत में जो कुछ हो रहा उसके लिए संघी भाजपाइयों को आरोप लगाना चाह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये श्रीलंका में जो ईस्टर संडे पे धमाके करने वाले कौन से मजहब के लोग थे? तो बर्मा में संत विराथू जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, बौद्ध विहारों पे अटैक करने वाले संघी भाजपा की वजह से था। तालिबान ने जो प्रतिमा उड़ा दी थी अफगानिस्तान में बामियान में, वो आरएसएस बीजेपी की वजह से उड़ा दी थी। चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई आरएसएस बीजेपी की वजह से है। बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई आरएसएस बीजेपी की वजह से है। चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई आरएसएस बीजेपी की वजह से है। सोमालिया और इथियोपिया में अफ्रीकों से लड़ाई आरएसएस बीजेपी की वजह से है। फिलिस्तीन में यहूदियों से लड़ाई आरएसएस बीजेपी की वजह से है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बम ब्लास्ट आरएसएस बीजेपी की वजह से है। बेल्जियम में, लंदन में, मैड्रिड में, ब्रिस्बेन में ये सारे धमाके आरएसएस बीजेपी की वजह से हैं। और 9/11 जाके आरएसएस बीजेपी की वजह से है। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है पैन इस्लामिक टेररिज्म आरएसएस बीजेपी की वजह से है। ये जब आप कहने की कोशिश करते हैं ना पाशा साहब, तो जो शेर आपने बोला था, तो मैं भी आपके लिए एक शेर बोल देना चाहता हूं और लाखों दर्शकों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि देखिए साहब, ये पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया,
बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। विष्णु जैन जी, ये थ्योरी जब गिरी है तो लोग कह रहे हैं अब यहां बैठकर कि इसीलिए भगवा आतंकवाद साबित नहीं हुआ क्योंकि पहले भी हिंदू आतंकवादी था, आज क्योंकि उनकी सरकार है इसलिए संरक्षण है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये इल्जाम अब भी नहीं रुकेंगे? देखिए नाविका जी, पहले डिबेट करने से पहले इस केस के फैक्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सितंबर 2008 में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और 30 सितंबर 2008 को इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला एटीएस को ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 2011 को इसकी जांच एनआईए को ट्रांसफर की गई थी और एनआईए ने इसमें ओवरऑल 11 आरोपी बनाए थे। 323 विटनेसेस का एग्जामिनेशन हुआ है। केंद्र सरकार ने 2016 में इसमें चार्जशीट दाखिल की थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और उसके बाद 2018 से इसमें ट्रायल आगे प्रोसीड किया। अब कोर्ट ने सारे एविडेंस को वे करने के बाद ये अल्टीमेटली पाया है कि ना इसमें जो आरडीएक्स की कॉन्स्पिरेसी और जो थ्योरी है वो समझ में आ रही है, और साथ ही साथ जो बाइक का इस्तेमाल की बात कही जा रही है ना वो प्रूव हो पा रही है। और इसी आधार पे 11 में से ट्रायल के दौरान 7 आरोपी बचे, तो उन 7 आरोपी को इसमें एक्विटल किया गया है। अब यहाँ पे जो लोग आपके चैनल पे बात कर रहे हैं कि कौन अपील करेगा, तो शायद उनको कानून नहीं पता है। सेक्शन 378 में नाविका जी, वारिस भाई तो मेरे वकील हैं, वो जानते हैं, कंप्लेनेंट भी अपील फाइल कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका केस पक्का है तो आप अपील फाइल करिए, हाई कोर्ट में फाइल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था तो जो कंप्लेनेंट थे वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है एकदम रेमेडीलेस हैं। पहली बात ये आपने इस चैनल पे गलत बोली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाविका जी, आपको याद होगा एक हेट स्पीच दी गई थी दिसंबर 2012 में, और जिसमें कहा गया था पुलिस हटा लो, हिंदू देवी देवताओं को अभद्र बातें कही गई थी। उसमें तो एक्विटल हो गया नाविका जी 2022 में। तो ये जितना दर्द, और वो तो सामने सारा वीडियो है। वीडियो होने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि फोरेंसिक से मैच नहीं हुआ और उसके बाद एक्विटल कर दिया गया। तब वारिस भाई ने कभी नहीं कहा कि इसकी अपील फाइल होनी चाहिए। तब किसी ने इस देश में कोई शोर नहीं मचाया। अभी जो मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट हुआ है उसमें एक्विटल हो गया, उसके लिए जो रेमेडी ली जा रही है वो आगे कार्रवाई बढ़ रही है। तो ये इस चैनल पे आके दिखाना कि रेमेडीलेस हो गए हैं, ये झूठ है नाविका जी, क्योंकि सच ये है कि जो 323 गवाह पेश किए गए वो ये केस प्रूव नहीं कर पाए, और इसीलिए माननीय न्यायालय ने पूरे एविडेंस को वे करने के बाद, उसको देखने के बाद यहां पे एक्विटल का ऑर्डर दिया है। ऐसा नहीं है कि एक्विटल का ऑर्डर कोई भावना में बह के कह दिया गया है। और नाविका जी मैं बताना चाहता हूं, आपके सारे लोगों के कमेंट्स को सुन रहा था। जूनियर ओवैसी साहब की बात करेंगे तो वो तो वारिस भाई नहीं उठाएंगे ना, उसमें तो अपील में नहीं जाएंगे ना। मिलना चाहिए। वो तो अकबरुद्दीन ओवैसी जी की आप बात कर रहे हैं, अब उस केस में थोड़ी वारिस भाई जाएंगे। नहीं तो उसमें तो उनको न्याय के पैमाने नहीं दिखे, जिन्होंने ओपनली 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कही थी, जिन्होंंने हिंदू देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणी कही थी, वहां पे कैसे एक्विटल हो गया था? मीडिया का ये भी और नाविका जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सेक्शन 211 में इसमें मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस बनता है। जिन लोगों ने 17 साल यहाँ पे ताड़ना प्रताड़ना झेली, जिनके हाथ पैर तोड़े गए, जिनको अंडर सेल में रखा गया, जिनको जितनी अभद्र, जितना ज्यादा एक ह्यूमिलिएट करना, जितना टॉर्चर करना किया जा सकता है, वो सारी चीजें इस केस में की गई। जरा दर्द सुनिए समीर शरद कुलकर्णी का, जरा दर्द सुनिए मेजर रमेश उपाध्याय का, जरा दर्द सुनिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, कर्नल पुरोहित का। कितना बड़ा टॉर्चर किया गया, आज उसका कंपनसेशन कौन देगा? सवाल यह बनता है। वारिस भाई जवाब दीजिए, वारिस भाई जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपके चैनल पे भाषण देना अलाउड है, वरना भाषण के अंदर हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ना सुधांशु त्रिवेदी कर सकते हैं, ना हमारे वकील दोस्त जैन साहब कर सकते हैं। अब अगर मुझे आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप खाली दोनों को बुलाओ, आधा घंटा दोनों को बोलो, बिंदास बोलते रहो, और नाविका जी सुनते रहेंगे, पब्लिक देखते रहेगी। अगर इसी तरह आपको डिबेट आप ही बोल रहे हैं ना, आप ही बोल रहे हैं, आप ही से डिबेट शुरू हुई, और बोलने दो दोनों को। ऐसा नहीं होता, मेरा नाम लिया मैं जवाब दूंगा, तो जवाब देने के लिए बोल तो रही हूँ मैं जवाब। जब फैक्ट नहीं होते तो यही सब करना पड़ता है देने के लिए।
बीजेपी को आपकी जरूरत पड़ेगी, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जवाब दे सकता हूं। दीजिए ना, दीजिए, आपको बोल तो रही हूं, दीजिए जी। देंगे, भरकम देंगे, लेकिन आप खामोशी के साथ, जिस तरह से आप एकदम खामोश बन के ऐसा बैठे थे ना नाविका जी, ऐसा ही अभी जब मैं बोलूंगा तब भी खामोशी के साथ चुपचाप सुनना आप, तो मजा आएगा, पब्लिक को लगेगा इक्वालिटी चल रही है। वरना आपको तो पता है क्या बोला जाता है मीडिया के बारे में। इक्वालिटी पहले आप खुद देख लीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद और अब मालेगांव के वर्डिक्ट के बाद इक्वालिटी की चिंता आपको करनी है, मुझे नहीं। अरे जरा से हमने क्या कह दिया बुरा मान गए। सुनिए नाविका जी, सुधांशु जी खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का, रावलपिंडी का, श्रीलंका का, बल्गारिया का, स्वीडन का। सुधांशु जी मैं याद दिला दूं, आप डिबेट के अंदर इतने बहाव में बह गए हैं कि आज ये जजमेंट भारत में आया है। जय फिलिस्तीन कौन बोलता है? न्यायालय ने मुंबई में जजमेंट दिया है, और जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ था, जहां 6 लोगों की जानें चले गई, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, मेरे को लगा आप भूल गए कि ब्लास्ट कहां हुआ। मुझे लगा आपको लगा ब्लास्ट सर्बिया में हुआ, स्लोवाकिया में हुआ, यूगोस्लाविया में हुआ, भारत में हुआ है। सुनिए, अब जब ब्लास्ट हुआ है, आपने इतनी सारी बातें कह दी, विष्णु जैन ने भी कहा कि ये नाम वाले को पूछो। मैं बोलता हूं वो जो 12 एक्यूज ट्रेन ब्लास्ट के थे, जिनको 18 साल जेल में रख के, जब वो 12 उनका भी कभी इंटरव्यू सुन लो, किस तरह से उनके साथ टॉर्चर किया गया था, किस तरह से उनको नंगा कर करके मारा गया था, किस तरह से उनके बीवी बच्चों के साथ कितनी धमकियां दी गई थी, किस तरह के अपशब्द यूज किए गए थे। जरा उनका भी इंटरव्यू जरा आप दिखाने की ताकत और हिम्मत रखो ना। सुनिए बात, वो तो बेकसूर थे, उन्होंने तो कहा फैमिलियां बिछड़ गई, फैमिलियां उजड़ गई, कितनों के माँ बाप का इंतकाल हो गया, कितनों की बीवियां छोड़ के चले गई, बच्चे तहस बहस हो गए, तितर बितर हो गए। उनके लिए आपने कुछ कहा दो अल्फाज? तो उनके लिए जब महाराष्ट्र सरकार जा सकती है अपील फाइल करने, तो इस केस में क्यों नहीं? अगर टेररिज्म को खत्म करना है, अगर टेररिस्ट के खिलाफ सब है, तो इस केस के अंदर भी अपील में जाना चाहिए। बात नंबर 2, अभी आपने कहा, सुधांशु जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया सेफरन टेररिज्म के ऊपर। सुनिए सुधांशु जी, मैंने हमेशा कहा है, आज कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन किया है कि आतंकवाद का टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। टेररिस्ट है, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं। उनका एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह दहशत फैलाना, और दहशतगर्द को खत्म करना सबसे पहली प्रायोरिटी देश की होना चाहिए। मगर देखिए इतने सालों से क्या हो रहा है, एनआईए तो आपके अंडर में इतने वर्षों से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो प्रूव नहीं कर सके केस को, वो प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सका केस को। आपने कहा रोहिणी सेलियन तो कांग्रेस के टाइम में थी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मगर इस टाइम जो प्रोसिक्यूटर था वो तो बीजेपी के टाइम का था ना, वो क्या प्रूव कर सका? उसने क्यों नहीं बताया कि यह रामिया का मूल मंत्र जपता था, उसको रेडिकलाइज करने में पिछले 75 सालों में जो आरएसएस का हाथ रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। हिंदू जो हमेशा से सद्भावना की बात करता था, सरदर्द संभाव की बात करता था, एक तरफ हम पाकिस्तान को गाली देते हैं कि वो इस्लामिक टेररिज्म को बहुत बढ़ावा देता है, और अगर वही काम हम यहाँ पर हिंदुओं के साथ करने लगे तो हम में और पाकिस्तान में क्या अंतर रह जाएगा? तो ये कह देना कि रेडिकलाइजेशन हिंदुओं में अगर है तो वो सही है और बाकियों में तो गलत है, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी, आप इतना लंबा ज्ञान दे रहे हैं, मैंने तो छोटा सा सवाल पूछा था, क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? जी हाँ या ना बता दीजिए ना, क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? आप नाविका जी, आपको पता होगा कि एनआईए की स्थापना भी कांग्रेस ने ही की थी, एनआईए की स्थापना भी 2008 में कांग्रेस ने ही की थी। सुधांशु त्रिवेदी जी, इससे सरल सवाल क्या हो सकता है? लेकिन अश्विनी जी से जवाब देते नहीं बन रहा, और वारिस पठान के सवाल खत्म नहीं हो रहे। जवाब दे दीजिए आप सुधांशु जी। देखिए कैसे ये लोग इतिहास को भी घुमाते हैं। ऐसा है साहब, आप लोग बार बार नाथूराम गोडसे का नाम लेते हैं, वो तो गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। उससे पहले जो कश्मीर में हुआ अक्टूबर 47 में, वो क्या था मेरे भाई? वो आतंकवादी हमला नहीं था। उससे पहले सज्जाद हुसैन सोहरावर्दी जो कलकत्ता में हिंदुओं का कत्ल करवा रहा था, वो आतंकवादी करते नहीं था। उससे पहले केरल में जो आपके मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद इस्माइल और पीजे पोकर साहब बहादुर करवा रहे थे, वो आतंकवाद नहीं था। कैसा चश्मा लगा के बैठते हो मेरे भाई? और मुझे एक ऐसा आतंकवादी बता दीजिएगा जिसने जिसकी हत्या की हो, उससे
पहले उसके पैर छुए हो और उसके बाद सरेंडर कर दिया हो और उसके बाद उसकी आत्मा की हत्या की आप लोगों ने। जो गांधी जी की आत्मा थी राम, उनकी हत्या आप लोगों ने की। खैर वो विषय अलग है। अभी मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आपने कहा राम थे ही नहीं 2007 में, तो राम राज्य रघुपति राघव राजा राम और हे राम जो उनके मुंह से निकला उसको आपने गलत सिद्ध कर दिया। तो गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार था और शरीर का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वारिस पठान क्या बोले साहब, हमें लगा कि आप कहीं और है। वारिस पठान साहब, जब गाजा के लिए दिल धड़कता है तो लगता है गाजा हिंदुस्तान में है। जब जय फिलिस्तीन बोलते हैं तो लगता है फिलिस्तीन हिंदुस्तान में है। जब हमास के लिए रैली निकालते हैं लगता है हमास हिंदुस्तान में है। जब हिजबुल्लाह के लिए रैली निकालते हैं देश खड़ा है। और जब आपके पार्टी के लोग बोलते हैं कि लाल किला फलाना ढिमाका किसने बनवाया, तेरे बाप ने बनवाया, तो मुझे समझ में नहीं आता बाप तुम्हारे कौन थे मेरे भाई। हिंदुस्तान के थे या कजाकिस्तान के थे या उज्बेकिस्तान के थे? कैसे कैसे लोग ताजमहल किसने बनाया? बैठे बैठे 15 अगस्त का झंडा लहरा के किसने बनाया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आज तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज भी उसके ऊपर नजर रखती हैं। जैसे टीआरएफ के ऊपर हमने प्रतिबंध लगवाया तो अमेरिका ने भी कहा कि वो आतंकवादी संगठन है। वारिस पठान साहब, आप जैसे लोग मुस्लिमों में वो बीमारी को बढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस जैसे लोग उसको डोज देने वाले हैं। जैसे किसी को कैंसर हो जाए उसके बाद कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, जिसको आप बढ़ावा देना चाहते हो। मुस्लिम समाज को इस मुकाम तक पहुंचाया है नाविका जी कि बिल्कुल। और आज भी कोई माफी मांगने को तैयार नहीं है, जबकि पब्लिक क्या कह रही है। पब्लिक से हमने सर्वे किया, भगवा आतंक के लिए कांग्रेस को हिंदुओं से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। सैंपल साइज 40,000। हाँ कहते हैं 91% लोग, नहीं कहते हैं 8। कंफ्यूज हैं वो 1% है, लेकिन 91% लोग मानते हैं कि कांग्रेस को आज देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, हिंदू आतंकवाद शब्द का निजात करने के लिए। आज जो वर्डिक्ट आया है वो आप सबके सामने है। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी किसकी थी, ये इन्वेस्टिगेट होगा कि नहीं, ये सवाल अब भी है पब्लिक का। आज तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं, आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार। वाह।